हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। कल हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का मुख्य विषय विज्ञान जिसमें 120 क्वेश्चन आने हैं, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक कल कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा, मुख्य विषय विज्ञान का। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट साथ में पीडीएफ समेत पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। भागवा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 61। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। ऑप्शन सी, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि, यानी कि जो सुइयों के द्वारा उपचार किया जाता है उसे एक्यूपंक्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। ऑप्शन ए। और यह लोहे का शुद्धतम रूप माना जाता है। ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 13। लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो लोहे के टूटे हुए, जैसे जो लोहे के रेल के जो टूटे हुए टुकड़े हैं और मशीन के भागों की वेल्डिंग, यानी उसको जैसे वेल्डिंग करती है ना, जैसे अपने यहाँ लोहे में वेल्डिंग करवाती है, तो वह भी शोल्डर की ही होती है। तो इनको जोड़ने के लिए शोल्डर की वेल्डिंग की जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64। चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा किस स्थिति में होते हैं? तो चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य के बीच में होती है। ऑप्शन ए, यानी कि जब जैसे अपना ये जब चंद्र ग्रहण होना है, तो जैसे कि ये अपना सूर्य है पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य के बीच, और जैसे कि ये है अपना चंद्रमा, तो इन दोनों के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है? तो आयरन यानी कि सॉरी, कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? आयरन यानी कि हमारे जो लोहा है, लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए, तो अनिलन यह प्रक्रिया लाभदायक नहीं है, क्योंकि जस्ता की परत चढ़ा देंगे तो लोहा पे जंग नहीं लगती। अगर हम लोहे को, जैसे कोई नया लोहा हम लाए हैं, अगर हम उसके ऊपर ग्रीस लगा दें तो भी जंग नहीं लगेगा, या पेंट कर दें उसके ऊपर तो भी जंग नहीं लगेगा, लेकिन अनिलन से इसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो वह रखा जाता है वांडर वॉल्स बलों द्वारा। ऑप्शन ए, वांडर वॉल्स बलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है? तो ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। ऑप्शन डी, ग्रेफाइट एक ठोस स्नेहक है। क्वेश्चन नंबर 68। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन होता है। ऑप्शन सी, यानी कि जब हम सोडियम को जलाते हैं तो उसका जो सोडियम है, तो उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी कि वह उड़ जाता है, इसलिए वह पीला रंग उत्सर्जित करने लगता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69। पिटवा लोहा किसका शुद्धतम रूप है? तो पिटवा लोहा, ये तो आप लोगों को सभी को पता है कि जब पिटवा लोहा पूछा है तो लोहा का ही शुद्धतम रूप होगा। तो ऑप्शन डी, पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70। ध्वनि को अभिलक्षण प्रदान करने वाला कारक नहीं है, तो पैदा करने वाला इस स्रोत यह ध्वनि को अभिलक्षण प्रदान नहीं करता है, यानी कि
पैदा करने वाला स्रोत ध्वनि को अभिलक्षण प्रदान करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन डी, वाकी आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य है और आयाम, यह तीनों ध्वनि को अभिलक्षण प्रदान करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सीडे राइट किसका अयस्क है? तो सीडे राइट आयरन का अयस्क है, यानी कि जो सीडे राइट है यह भी लोहे यानी कि आयरन का अयस्क है और इसमें लोहे की मात्रा 48% होती है। क्वेश्चन नंबर 72, फुलेरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपर रूप है, इसके डॉट 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 हैं, तो इसके हैं 60 परमाणु, यानी कि 60 कार्बन परमाणु। ऑप्शन वी, 60 कार्बन परमाणु हैं फ्लोरीन के। ऑप्शन वी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने ये क्यों लगा रखा है जो आंसर होता है। तो मैंने इसलिए लगा रखा है कि जब मैं आप लोगों को पीडीएफ डालता हूं, तो जब उसको आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप लोगों को आंसर भी तो चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने ए लगा रखा है आंसर के आगे, जिससे आप लोगों को पीडीएफ में आंसर प्राप्त हो सके। और साथ में मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पास कोई भी गलत आंसर जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सहसंयोजक और यौगिकों के बारे में, यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही है। क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इनके जो संयोजक यौगिक होते हैं, इनके क्वथनांक भी अल्प होते हैं और गलनांक भी अल्प होते हैं, यानी कि अल्प का मतलब कि कम। अभिक्रिया मंद होती है, इनकी अभिक्रिया भी बहुत मंद यानी कि धीमी होती है। अभिक्रिया तेज होती है, यह कथन सही नहीं है, यानी कि यह इसके बारे में सही नहीं है। ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसा संयोजक यौगिकों की अभिक्रिया धीमी मंद होती है, ना कि तेज। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी रंगहीन गैस है? तो ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। ऑप्शन सी, हमारी जो ऑक्सीजन गैस है यह रंगहीन गैस है। क्वेश्चन नंबर 75, क्लोरीन है। तो क्लोरीन एक संदूषित जल में क्लोराइड का थोड़ी सी मात्रा में मिलना है, यानी कि अगर संदूषित जल में हम क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा मिला दें तो वह क्लोरीन बन जाएगा। ऑप्शन या क्लोरीन कहलाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा डॉट 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 के द्वारा दी जाती है। तो यह दी जाती है H बराबर 1⁻² RT। ऑप्शन ए, H बराबर 1⁻² RT। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, एक वॉट विद्युत शक्ति बराबर है, यानी कि जो एक वाट है, अपनी एक वाट है तो उसकी कितनी विद्युत शक्ति बराबर है? यानी कि हमारा जो एक वाट है वह होता है एक वोल्टेज विद्युत शक्ति गुणे 1 एम्पियर, यानी कि कितनी स्पीड में यह विद्युत शक्ति चल रही है, यानी कि 1 की स्पीड में। एम्पियर का मतलब होता है कि स्पीड से धारा बहना। और वोल्टेज तो आप लोग जानते ही होंगे कि लाइट को एक जगह स्थिर रहती है उसे वोल्टेज बोलते हैं। तो एक वोल्टेज और 1 एम्पियर को जब गुणा कर देंगे तो एक वॉट की विद्युत शक्ति बन जाएगी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, बेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि बेड टोस्टर यानी कि जो अपने बेड होते हैं तो इनको जो सेंकते हैं ना, गर्म करते हैं, और जो विद्युत इस्त्री जो अपन कपड़े पर प्रेस करते हैं वह विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत ऊष्मा के, यानी कि यह सब ऊष्मा के चालक होते हैं, तो ऊष्मा के द्वारा यह सभी काम होते हैं, क्योंकि ऊष्मा आएगी तो गर्म होंगे। तो उपकरण को शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता, यानी कि जब हमारी लाइट आती है तो प्रतिरोधकता यानी कि उसको रोकने की प्रतिरोधकता अधिक होती है, यानी कि जब हम उसमें विद्युत धारा वहन करते हैं
तो प्रतिरोधकता उसे रोकने की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन बी, इसलिए मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 79, एन फेरों वाले धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यह होता है एक फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से एन गुना बड़ा, यानी कि जो एन फेरों वाले धारावाहक वृत्ताकार, जैसे कोई भी जैसे मोटर के अंदर हुआ, एन फेरों वाले धारावाहक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो यह होता है एन गुना बड़ा। ऑप्शन वी, एन गुना बड़ा। क्वेश्चन नंबर 80, एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। जो चुंबक बनता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विद्युत चुंबक। ऑप्शन ए, विद्युत चुंबक, यानी कि जब विद्युत चुंबक बनती है तो उसको पहले एक परिनालिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखा जाता है, उसके बाद वह विद्युत चुंबक बनता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81, विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन डी, यानी कि जब किसी भी लोहे को, यानी आपको उसे चुंबक बनाना है, तो एक घूमने वाली विद्युत चुंबकीय उसके अंदर रखा जाता है, तो वह उसमें अंदर क्रिया करके और विद्युत चुंबक में परिवर्तित हो जाती है, तो वहां सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी कि जो विद्युत चुंबक होता है परिनालिका के अंदर, तो वहां सभी बिंदुओं पर समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है, तो सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो उसे बुखार हो जाएगा, और अगर 98.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाएगा तो भी उसे बुखार होगा, यानी कि यह सेल्सियस में है और यह फ़ारेनहाइट में है। ऑप्शन, बाकी यह ताप दोनों हैं समान। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो यह करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन वी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यह पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है, और यह ग्रंथि हमें भूख प्यास आदि का अनुभव भी करवाती है, यानी कि आंतरिक क्रियाओं का अनुभव भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि करवाती है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 84, जोड़ पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, तो वह हो जाता है गठिया का, यानी कि गठिया का रोग, जो बुढ़े लोगों को जो जोड़ों में दर्द होता है ना, तो वहां पर यूरिक अम्ल जमा हो जाता है, यानी कि एक जगह जमा हो जाता है, जिससे उन्हें चलने में समस्या होने लगती है, जिसे गठियावाद या गठिया का रोग कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता क्या है, जो अपनी ये ट्रैक्टरों में रखी रहती हैं, जो उसमें वो पानी जिसे तेजाब बोलते हैं, वही सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर उसके संपर्क में हम कपड़ा, कागज आदि अगर उनको रख दें तो वह नष्ट हो जाते हैं, यानी कि उन्हें खराब कर देता है। तो यह तो सत्य है। अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जो अम्ल होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो यह सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, यह भी सत्य है। क्षारक जल में विलय करने पर ओ OH माइनस आयन देते हैं। बिल्कुल, यह भी सही है कि जो क्षारक हैं वो OH माइनस आयन देते हैं, और अगर अम्ल का पूछे तो वह OH प्लस आयन देते हैं। तो यह पॉइंट भी आप याद रखें। लेकिन फिलहाल
टूथपेस्ट हल्का सा अम्लीय होता है, तो यह असत्य है। अब बोलिए कि असत्य क्यों है? क्योंकि जो अपना टूथपेस्ट होता है, यह मीठा होता है, ना कि खट्टा। अगर यह इसमें खट्टापन होता तो यह अम्लीय होता, जबकि यह मीठा होता है तो यह अम्लीय नहीं है, क्योंकि अम्ल का मुख्य कारण है खट्टा होना। अगर कोई भी चीज़ जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, इनमें खट्टापन है, इसलिए यह अम्लीय है। तो टूथपेस्ट हमारा मीठा होता है, इसलिए यह अम्लीय नहीं है, और यही कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 86, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन एवं मायोसिन। ऑप्शन ए, एक्टिन एवं मायोसिन। यानी कि संकुचनशील, यानी कि कोशिकाओं को यह संकुचित करते हैं, तो यह एक्टिन एवं मायोसिन हैं। क्वेश्चन नंबर 87, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन सी, जो एंजाइम कहते हैं हम लोग उसे, वह असल में प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर, और एक और आप इसके साथ पॉइंट याद रखना, जो बहुत बार ये क्वेश्चन ट्रेंड करता है कि हमारे हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, यानी कि शरीर का जितना भी विकास होता है वह किससे होता है, तो वह प्रोटीन से होता है। यानी कि शरीर का निर्माण किससे होता है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो वह प्रोटीन से होता है। तो यह पॉइंट भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 88, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है, तो वह है निकट दृष्टि दोष से, यानी कि मायोपिया से। ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष से, यानी कि मायोपिया से। यानी कि नाम तो है इसका निकट दृष्टि दोष है, तो कुछ बच्चे समझते होंगे कि निकट दृष्टि दोष इसका नाम है, तो इससे पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होंगी, तो आप लोग गलत हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि आप 10 मीटर से दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, और इसका उपचार अप्तल लेंस द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष है, तो उसके जो चश्मा है उसमें अप्तल लेंस का प्रयोग करके इसका उपचार किया जा सकता है, फिर वह 10 मीटर दूर की वस्तुएं साफ देख सकता है। और जो दूर दृष्टि दोष है, इसमें इसमें हमें निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं, और इसका इसका उपचार उत्तल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। तो आप इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से विभेदन करके याद रखें। यानी कि निकट दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुएं, 10 मीटर से दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पाते हैं, दूर दृष्टि दोष में हम पास की वस्तुएं साफ नहीं देख पाती हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप विशेष याद रखें। क्वेश्चन नंबर 89, संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प है, तो वह है एनाकोंडा। ऑप्शन ये एनाकोंडा। यानी कि अभी जो संसार में वर्तमान में सबसे लंबा सर्प पाया जाता है, वह है एनाकोंडा। लेकिन जो जो पिछला था, आज से करोड़ों साल पहले, तो जब था बोआ, तो बोआ आजकल अभी तो पृथ्वी पर नहीं है, तो इसका कोई संपर्क नहीं है। फिलहाल इसका आंसर है एनाकोंडा, यानी कि संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबे सर्प का नाम है एनाकोंडा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि क्योंकि इससे यह लोगों को स्वस्थ रखता है। यानी कि अगर विश्व भर में योग किया जाता है, तो यह इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे लोग स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि अगर हम योग यानी कि व्यायाम करेंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पूरे शरीर का संचालन अच्छी तरह होता है। चलिए, तो यहाँ तक 90 क्वेश्चन ये जैसे कि 90 क्वेश्चन आने हैं, तो 1 से 60 तक हमने पिछले वीडियो कंप्लीट किए थे, और 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर लिए। तो हमारे जो विज्ञान में सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चन है वह कंप्लीट हुए। अब यहाँ से हमारी विज्ञान पेडागोजी में स्टार्ट हो गई है, जो कि 30 नंबर की आएगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 61, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। इसके बाद हमें देखना है कि क्या होता है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, तो बिल्कुल बुझ जाएगी, क्योंकि जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मोमबत्ती तो बुझ ही जाएगी। क्योंकि अगर
हम आग जलाते हैं तो अगर उसको जब तक ऑक्सीजन मिलेगी तब तक वह जलेगी और ऑक्सीजन मिलना उसे बंद होगा तो वह बुझ जाएगी। चलो ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। हवा हवा आवश्यक हो या ना हो, लेकिन ऑक्सीजन तो आवश्यक है, तो इस पर हम कोई विचार नहीं कर सकते हैं। मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपयुक्त तीनों कथनों में से क्या सही, मतलब कि क्या सही होना चाहिए? तो वो ऑक्सीजन तो चाहिए उसको। तो इसमें है ऑप्शन सी, यानी कि केवल कथन एक अवलोकन के लिए है, क्योंकि ऑक्सीजन की बात तो यहाँ तो है ही है कि पता ही चल रहा है कि ऑक्सीजन चाहिए। तो ये है कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो केवल कथन एक अवलोकन के लिए है, यानी कि केवल कथन एक में सोचना चाहिए कि आखिर मोमबत्ती बुझी तो क्यों बुझी? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली। क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? यानी कि उसका कोई मुक्त अंत नहीं है, उसके कितने भी अंत हो सकते हैं। तो किसी पीपे बेरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान होता है। तो यह तो मुक्त वाला है, क्योंकि सरकाना तुलना तो हमने जैसे किसी वस्तु को सरका दिया तो ये तो मुक्त हो गया कि भैया हमने उसको वहां तक भाई पहुंचा दिया। ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं? तो यह भी कि मतलब ये किस प्रकार रोकते हैं, अगर हमको इसका पता चल जाए तो ये भी मुक्त अंत वाला प्रश्न है। केले के छिलके पर हम क्यों फिसलते हैं, तो इसकी भी हम पूरी जानकारी कर सकते हैं। लेकिन यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा? इसके कई कई आंसर हो सकते हैं, यानी कि इसका मुक्त अंत अंत नहीं है। ऑप्शन डी मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यानी कि इसका मुक्त अंत है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों में मिलते हैं। तो यह तो सत्य नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं। तो जीव विज्ञान ऐसा थोड़ी है कि सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों में मिलते हैं या नियम भौतिक है, यह तो असत्य है। सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार हैं। तो यह एक ही थोड़ी है, सिद्धांत अलग होते हैं, नियम अलग होते हैं। नियम दृष्टिगोचर तथा तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण हैं। हाँ, यह सही है, क्योंकि नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण हैं। तो यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 94, चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए। तो चित्रों के चयन का आधार चित्रगत वस्तुओं का आकार के हिसाब से होना चाहिए, चित्रगत वस्तुओं के रंग के आधार पर होना चाहिए, यथार्थ वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करने वाला चित्र होना चाहिए। बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95, विज्ञान शिक्षण को व्यावहारिक तथा रोचक बनाने बनाने का उपाय है। तो वह है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सुनेंगे और देखेंगे तो उससे उससे बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। सामाजिक सर्वेक्षण, बिल्कुल सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा भी। अध्यापक के समुचित आचरण के द्वारा, बिल्कुल अध्यापक के समुचित आचरण। मतलब कि अगर आपके अध्यापक का ही अच्छा आचरण नहीं होगा तो वह बच्चों को क्या सिखाएगा? यानी कि जब अगर आपका अध्यापक ही जैसे गुटखा खाता हो या उसे बोलने की अच्छी अच्छी शैली ना आती हो, तो वह बच्चों को क्या सिखाएगा? तो अध्यापक के समुचित आचरण आचरण पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी उपाय हैं। क्वेश्चन नंबर 96, छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या करें? तो इसके लिए विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करें। क्यों? बिल्कुल, जैसे शिक्षक है तो वह बताए, अपनी विषय वस्तु को भी ध्यान में रखे और जीवन से भी। जैसे हम आपके घर में जैसे दूध
जमता है तो दही बनता है, तो अपने घरेलू जीवन से संबंधित भी उनको समझाए तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे सभ्य सामग्री का प्रयोग बिल्कुल अगर देखेंगे और सुनेंगे तो भी उन्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा। पुनर्बलन देना यानी कि उन्हें प्रोत्साहित करना, इससे भी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कार्य। क्वेश्चन नंबर 97। न्यूटन के गति के नियम को पढ़ाते समय एक शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले ही बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह पालन कर रही है। तो वह पालन कर रही है निगमन उपागम का, ऑप्शन डी निगमन उपागम का, क्योंकि इसमें इसमें सरल से कठिन की ओर जाते हैं, यानी कि पहले ही सूत्र लिख देते हैं फिर उनके बारे में हल करते रहते हैं। तो यह है निगमन उपागम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98। ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाए द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है, तो वह है सृजन करना, ऑप्शन सी। क्योंकि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण यानी कि जब हम पावर पॉइंट का प्रस्तुतिकरण द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि होगी वह होगी सृजन करना, ऑप्शन सी। मुझे लगता है कि मैं अगर आप लोगों को यह पूरे विश्लेषण करके समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें कि या मैं विश्लेषण करके समझाऊं या सीधे आंसर देता जाऊं, क्योंकि अगर विश्लेषण करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी और लंबी वीडियो जाने पर आप लोग पूरी नहीं देखते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। क्वेश्चन नंबर 99। यदि एक प्रयोग का परिणाम आशा से अलग आता है तो वह सिद्ध होता है। तो वह सिद्ध होता है कि व्यक्ति को इसके संभावित कारणों के निष्कर्ष खंड की विवेचना करनी चाहिए, ऑप्शन डी। यानी कि अगर जैसे कोई शिक्षक या किसी ने भी एक प्रयोग किया, उसका परिणाम उसके आशा से, उसकी जो उसने आशा रखी थी उससे अलग ही आता है, उससे अलग ही आता है, तो वह सिद्ध होता है। तो वह सिद्ध नहीं होता है क्योंकि आशा से अलग ही आता है, तो व्यक्ति को इसके संभावित यानी कि इसके संभावित कारणों निष्कर्ष क्या आए हैं उस खंडों की विवेचना करना चाहिए, यानी कि खंडों की कि हम मुझसे गलती कहाँ हुई है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100। मिस कुमार विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है। इसका कारण है, तो इसका कारण होगा कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं, इसलिए वह सभी कक्षाओं को एक जगह करना चाहती हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 101। वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण होता है। तो वैज्ञानिक विधि का ही प्रथम चरण होता है अवलोकन करना, यानी कि सबसे पहले हम अपने माइंड में सोचते हैं कि यह कार्य हो रहा है तो कैसे हो रहा है, यानी कि सबसे पहले अवलोकन करना, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 102। वह माध्यम जिसके द्वारा किसी वस्तु के अंतर संबंध तथा संगठन भावों, विचारों तथा विशेष स्थलों की दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जा सके क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है चार्ट, यानी कि अगर हम चार्ट बना के अंतर संबंध तथा संगठन भावों, विचारों तथा विशेष स्थलों को दृश्यात्मक यानी कि चार्ट बना के दृश्यात्मक यानी कि देखने में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो वह चार्ट कहलाता है, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 103। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालयों यानी कि 105 तक विद्यालयों विज्ञान की प्रयोगशाला में सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वह है विज्ञान उपकरणों को रखने हेतु बिल्कुल, विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन में बिल्कुल, बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण करने के लिए बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इन तीनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 104। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है, तो उन्हें रखा जाता है फार्म लीन में, ऑप्शन वी।
जीवों जैसे कोई मृत जीव है, अब हमें उसे आगे शोध के लिए, जैसे कि कोई मृत जीव है तो उसे हमें आगे शोध के लिए परिरक्षित करके रखना है, यानी कि सुरक्षित करके रखना है। तो उसको हम किस प्रकार से रख सकते हैं, तो उसके ऊपर फार्मिनील का लेप करके उसे फार्मिनील में रख देते हैं, जिससे वह कभी खराब नहीं होता है और हमेशा परिरक्षित रहता है। और जो मानव मानव शरीर है कोई मृत, तो उसको भी इसी प्रक्रिया से, यानी जो भी है, मानव है, जीव है, जंतु है, जो भी है, उनको इसी फर्मिनील का लेप करके वो इसी में फर्मिलीन में रख देते हैं, तो वह कभी खराब नहीं होते, हमेशा परिरक्षित रहते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर। और आप लोगों ने देखा भी होगा कई बड़े बड़े विद्यालयों में या जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें उनमें जो जितने भी जीव जंतु हैं तो उनको भी फर्मिनील में ही रखा जाता है और फिर उसमें उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से निम्न में से आशुचरित उपकरण है, तो सु का तेल यह आशुचरित उपकरण नहीं है, प्लास्टिक की फनल यह भी आशुचरित उपकरण नहीं है। हाँ, स्पिरिट लैंप यह एक आशुचरित उपकरण है। ऑप्शन सी स्पिरिट लैंप। क्वेश्चन नंबर 106। विज्ञान विषय के अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह है, तो वह है सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। ऑप्शन वी वास्तविक वस्तु से, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। यानी कि विज्ञान विषय के अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री, यानी कि पता चला कि आपको जो पढ़ाना है उससे कोई वस्तु मैच ही नहीं खा रही है और उसको आप रखे हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तो सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो तभी उसको रखना चाहिए। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 107। अप्रेच अप्रे अप्रेक्षेपित सामग्री है, तो यह है OHP, यह अप्रेक्षित सामग्री नहीं है। बाकी मॉडल और श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, यह दोनों अप्राक्षेपित सामग्री है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, वी और सी दोनों। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है, यानी कि कौन सी क्रिया, तो प्रदर्शन विधि यह तो आधारित शिक्षण विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि यानी इसको अनुसंधान विधि भी कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखें। ह्यूरिस्टिक विधि है जो इसको अनुसंधान विधि भी कहते हैं। अवलोकन विधि यह भी क्रिया आधारित विधि है, यानी कि इसमें बच्चों को भी साथ में क्रियाएं करनी पड़ती हैं और टीचर को भी। और ऑप्शन डी व्याख्यान विधि एक क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है, क्योंकि व्याख्यान में क्या है, सामने किताब किताब रख ली और उसको पढ़ते गए, यही व्याख्यान विधि है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 109। किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं, तो यह तो साफ क्वेश्चन ही से दिखाई दे रहा है कि किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए परीक्षण ही करेंगे। ऑप्शन ए परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 110। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है, तो अन्वेषण विधि को और एक अनुसंधान विधि के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी अनुसंधान विधि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 111। सरसों का पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है, तो वह है क्षेत्र भ्रमण पद्धति। ऑप्शन वी। क्योंकि जैसे हमें सरसों के फूल के बारे में पढ़ाना है, तो हम उस क्षेत्र में भ्रमण करके और सरसों के फूल के बारे में समझाएंगे, तो यह क्षेत्र विधि पद्धति इसके लिए सबसे अच्छी है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 112। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को प्रभावी भी बनाता है और रोचक भी बनाता है। यानी कि अगर बच्चों को जैसे हम कुछ दिखाकर और सुनाकर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को उसमें बहुत अच्छा लगेगा, यानी उनकी रोचक, यानी कि उनकी रुचि जागृत होगी और प्रभावित होंगे कि आज तो बहुत अच्छा पढ़ने को मिला। जैसे हम किसी देखने और सुनने वाली, यानी कि जैसे अपने
क्लास में टीवी या किसी का भी प्रयोग करते हैं तो बच्चों को उससे बहुत अच्छी तरह, या प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। तो पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला इसलिए दी जाती है कि बच्चे गृह कार्य हेतु, यानी कि अपने, जैसे जो शिक्षक ने स्कूल में पढ़ाया तो उसको गृह कार्य यानी कि अपने घर पर भी उसको दोहराएं और अच्छी तरह उसको याद करें। ऑप्शन ए, गृह कार्य हेतु। क्वेश्चन नंबर 114, श्रव्य दृश्य सामग्री में प्राचित सामग्री है तो यह है चलचित्र। ऑप्शन बी, चलचित्र को हम फिल्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि चलचित्र का मतलब है कि कोई फिल्म हो जिसमें जो चलती हो तो उसी को चलचित्र बोलते हैं। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में प्राक्षिप्त सामग्री है चलचित्र, यानी कि हम इसे अगर साधारण भाषा में कहें तो फिल्म भी बोल सकते हैं, उसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। क्वेश्चन नंबर, वाकी चार्ट, इसमें तो हम देख बच सकते हैं, रेडियो इसमें सुन बच सकते हैं, वन भ्रमण में हम इसको भी देख सकते हैं। बाकी उसके बारे में हमें कुछ, जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक सुनाई थोड़ी देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 115, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रकरण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो वह होगा सबसे अच्छा साधन प्रेक्षण सूची, यानी कि बच्चों की सबसे पहले प्रेक्षण सूची बनाएंगे, उसके बाद साक्षात्कार ये आदि आदि होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले रहेगा प्रेक्षण सूची। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? तो उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 5वीं से 8वीं तक जो स्तर है उसमें विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य नहीं होना चाहिए? तो उसमें मूल्यों को आत्मसात करना यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, बाकी विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना यह लक्ष्य होना चाहिए। विज्ञान शिक्षा को सीखने वालों को प्रस्तुत करना यह लक्ष्य भी होना चाहिए। और जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना यह लक्षण भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 117, शिक्षक द्वारा कक्षा 7वीं के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? तो इसमें बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर यह कार्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए, यानी कि उनको अपने मोहल्ले के लोगों को बताकर कि अगर हम पानी को बर्बाद करेंगे तो इससे यह नुकसान होंगे, उसका साक्षात्कार करवा के, उसका जल जांच करवा के, तो आदि आदि से कर सकते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118, कक्षा 6वीं के विद्यार्थी को भोजन एवं स्वाध्याय पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी भोजन को चित्रित करें जो उनके विचार से स्वाध्याय के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक भोजन एवं स्वाध्याय के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम सूत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। यानी कि शिक्षक, ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षक जो बच्चे पहले से भोजन एवं स्वाध्याय के बारे में विद्यार्थियों को पूर्व विचारों, यानी भोजन के बारे में पहले क्या सोचते थे कि पड़ताल करके, ताकि यह भविष्य में यानी कि भावी शिक्षण अधिगम को सूत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके, इसलिए उसकी जानकारी देंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 119, कक्षा 7वीं की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को, यानी कि कक्षा 7वीं की एक अवधारणा, यानी कि जब हम आग जलाते हैं तो धुआं ऊपर ही क्यों उठता है, नीचे क्यों नहीं जाता है, ऊपर उठता है, क्यों उठता है? तो इस पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए?
तो उसको चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं, आगे देखेंगे आंसर क्या होता है। बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, ये तो होगा। इसको तो मैं अभी से बता रहा हूँ। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, बिल्कुल प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, तभी तो बच्चों का मन रहेगा। यानी कि बच्चे कुछ सोच रहे हैं तो पहले ही शिक्षक उनकी बात को नकार रहा है तो उनको स्वीकारना चाहिए। चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो इसमें 2, 3 और 4 सही है। इसको जहाँ से मैंने जैसा कि बोला था, केवल ये सही नहीं है। 2, 3 और 4 क्वेश्चन नंबर 120 है। और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। एपीडी एपीडी स्कोप का उपयोग किया जाता है। तो एपीडी स्कोप का उपयोग किया जाता है पुस्तक में छपे चित्र को बड़े रूप में दिखाने के लिए। ऑप्शन डी, पुस्तक में छपे चित्र को बड़े रूप में दिखाने के लिए। चलिए इस प्रकार हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आज मैंने इस वीडियो में विश्लेषण करके सभी के आंसर बताए हैं। तो वीडियो बहुत लंबी गई है क्योंकि वीडियो 22 से 23 मिनट की होती थी, लेकिन आज 40 मिनट की गई है। तो आप मुझे आज कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि अगर विश्लेषण करके वीडियो बनाऊं तो मैं विश्लेषण करके भी बनाऊंगा, लेकिन इससे वीडियो लंबी जाती है तो आप लोग इसको पूरा देखें। और ये भी बता दें कि अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट आंसर आंसर बस चाहिए तो उस पे वैसे ही मैं बनाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।